हेलो एवरीवन, बौद्ध निका अकेडमी में आपका स्वागत है। हमारी इस वीडियो में हम आपको भारत का संवैधानिक विकास इसके बारे में पढ़ाएंगे आपको, और इसमें पॉइंट टू पॉइंट ही बताएंगे जो आपकी आने वाली आगामी जो परीक्षाएं है, जैसे यूपी लोअर पीसीएस, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ वाली, और जो हमारी जो पीसीएस की जो वैकेंसी आएंगी 2026 की, इनमें हम इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे और यहीं से ही आपको सारे जो प्रश्न है वो मिलेंगे। एक ही पूरी वीडियो में हमने इसे कंप्लीट किया है। अब शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास 1773 से लेके ये 1947 तक का, यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये 1600 ईस्वी में भारत आई थी। ये 1600 ईस्वी में भारत आई थी। इंग्लैंड की जो महारानी थी, इंग्लैंड की जो महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ, उसके शासनकाल में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। अब इसके भाग 1 में है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासक 1773 से ले गई है 1853 तक। पहला जो हमारा एक्ट है 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें केंद्रीय प्रशासन की नींव में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का यह पहला कदम था। यानी कि उन्होंने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में आकर व्यापार करने के लिए उन्होंने इसमें इजाज़त मांगी थी कि हम सिर्फ भारत में व्यापार करना चाहते हैं। अगर हम इसकी बात करें, बंगाल के गवर्नर की बात करें, तो बंगाल का गवर्नर था पटना में, जो बंगाल का गवर्नर था ये था, तो प्रथम गवर्नर था विलियम हेजेज। बंगाल का जो गवर्नर था, उसका नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया, और उसी की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन हुआ। ये बंगाल का गवर्नर था। और जो प्रथम गवर्नर थे बंगाल के थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने। मद्रास और मुंबई के गवर्नर के इसके अधीन कार्य करने लगे। और इसमें क्या होता है, फिर इसी एक्ट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में कलकत्ता में। ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वे थे सर एलिजा इम्पे। सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे। ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अब इसकी अगर हम बात करें, इस एक्ट का मेन जो मुख्य क्या था, रिश्वत और निजी व्यापार पर रोक। कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा भारतीयों से उपहार, दान या रिश्वत लेना, निजी व्यापार करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था इस एक्ट द्वारा। 1773 का जो एक्ट था, इसके जो मुख्य बिंदु हैं ज़्यादातर ये थे। इसमें थी बंगाल का जो गवर्नर था, उसका क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम हेस्टिंग, ये किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बने थे। तो ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। और इसमें एक था कि जो 1774 के में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी, वो भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही हुई थी।
हमारा अगला एक्ट है 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, इसमें देश शासन का प्रारंभ हुआ था। कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य को एक दूसरे से पूरी तरह अलग कर दिए गए थे। यानी कि जो कंपनी के कार्य थे, वाणिज्य और एक राजनीतिक, इन्हें क्या करा था, एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। ये किस एक्ट के थ्रू है? 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्य को एक दूसरे से अलग किस एक्ट के तहत किया गया था? तो क्या था? 1784 का एक्ट। और इसमें एक चीज और की गई थी, प्रबंध का बंटवारा। जो व्यापारिक मामले थे उनके प्रबंध की जिम्मेदारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दी गई थी, जबकि राजनीतिक मामलों के प्रबंध जो 6 सदस्य थे उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि व्यापारिक मामलों की जिम्मेदारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और राजनीतिक मामलों की जिम्मेदारी कोर्ट ऑफ कंट्रोल को दी गई थी। इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार आधिकारिक दस्तावेज में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहकर संबोधित किया गया था। हमारा अगला एक्ट है 1813 का चार्टर अधिनियम एक्ट। 1813 का चार्टर अधिनियम एक्ट। इसमें इस एक्ट में क्या हुआ था? व्यापारिक अधिकार समाप्त थे। भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश व्यापारियों के लिए मार्ग खोल दिए गए। यानी कि जो कंपनी के एक अधिकार थे व्यापारिक, उन्हें समाप्त कर सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए मार्ग खोल दिए। पहले क्या था, इससे एक्ट से पहले था कि जो सिर्फ जो व्यापारिक कंपनी थी, जो कंपनी थी वो ही व्यापार कर सकती थी, लेकिन इसके बाद इस एक्ट के द्वारा सभी व्यापारियों के लिए क्या मार्ग खोल दिए गए व्यापार करने के। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज हुई थी, कंपनी का भारत में चाय के व्यापार और चीन देश के साथ व्यापार पर एकाधिकार पहले की तरह जारी था। कंपनी का भारत में चाय का व्यापार और चीन देश के साथ व्यापार पर एक अधिकार पहले की तरह ही जारी रखा गया। अब इस एक्ट में एक चीज और हुई थी, शिक्षा के लिए बजट। भारतीय नागरिकों की शिक्षा और साहित्य के प्रोत्साहन के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का कानूनी प्रावधान किया गया। इस एक्ट के द्वारा 1813 का जो चार्टर अधिनियम है, इसमें भारतीय नागरिकों की शिक्षा और साहित्य को प्रोत्साहन के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च का कानूनी प्रावधान किया गया। अब इसमें एक चीज हुई थी, ईसाई मिशनरी का आगमन। ब्रिटिश ईसाई मिशनरी को भारत आकर धर्म प्रचार करने तथा उन्हें बसने की अधिकारित अनुमति मिली थी। यानी कि जो ब्रिटिश के मिशनरी थे, उन्होंने भारत में आकर धर्म प्रचार किया और वहां से बसने की अनुमति मिली। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि हम अब अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं और यहाँ पर रहने की अनुमति चाहते हैं। अब है जो हमारा अगला एक्ट है 1833 का चार्टर अधिनियम एक्ट। 1833 का चार्टर अधिनियम एक्ट। इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बदलकर अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। उसे ब्रिटिश भारत की नागरिकता और सैन्य शक्तियाँ सौंपी गई। यानी कि जो ब्रिटिश थी उसे भारत की नागरिकता और सैन्य शक्तियाँ सौंपी गई। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने, जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी कहलाए। यानी कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी यही बने। अब इसमें व्यापारिक कार्य का पूर्ण अंत। कंपनी के चाय और चीनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट द्वारा कंपनी के चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को भी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से एक प्रशासनिक निकाय बन गई, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी था, इन्होंने क्या किया, उस चीज को अपना, पहले तो इन्होंने व्यापार के लिए अनुमति मांगी, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे भारत की चीजों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था।
इस एक्ट के द्वारा प्रथम कानून आयोग बना। कानून बनाने के और संहिता बंद करने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि शब्द जोड़ा गया। प्रथम विधि सदस्य थे लॉर्ड मैकाले बने, जिसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग गठित हुआ। प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले, और इन्हीं की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था। इसमें एक पॉइंट और देखो, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दास प्रथा का उन्मूलन। इस एक्ट के तहत दास प्रथा को अमान्य घोषित किया गया, जिसके अंतर्गत 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने कार्यकाल में पूरी तरह से समाप्त कर दिया। यानी कि क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे कि किस एक्ट द्वारा 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था, यह पूछ लेंगे। यानी कि दास प्रथा का जब उन्मूलन हुआ उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। हमारा अगला एक्ट है 1853 का चार्टर अधिनियम एक्ट, यानी कि 1853 का चार्टर अधिनियम एक्ट। इसमें क्या होता है, शक्ति का पृथक्करण किया, जितनी जो शक्तियाँ थी उनको अलग अलग कर दिया था। जैसे पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक लेजिस्लेटिव एंड एक्सक्यूटिव को अलग अलग किया गया 1853 के एक्ट द्वारा। इसमें क्या हुआ, भारतीय संविधान के इसमें ऐड किया गया। कानून निर्माण के लिए परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिसमें थे भारतीय विधान परिषद का गठन हुआ। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, भारतीय विधान परिषद का गठन किस एक्ट के, चार्टर एक्ट अधिनियम के अनुसार हुआ था। ये हुआ था 1853 के अनुसार। इसमें पहली बार प्रांतीय और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों का शुरुआत हुई। नहीं, भारतीय विधान परिषद थी, इसमें पहली बार प्रांतीय क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। और इसी अधिनियम द्वारा सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता भी होने लगी। सिविल सेवक की भर्ती के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता, ओपन कंपटीशन की व्यवस्था शुरू हुई। इसका संचालन 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इसका नाम था लॉर्ड मैकाले। हमारे जब भाग 2 है, इसमें ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन में 1858 से लेकर 1947 तक था। यानी 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसकी जो पृष्ठभूमि थी, क्या है, एक ऐतिहासिक अधिनियम 1857 के महान सैनिक विद्रोह के बाद पारित हुआ था। यानी कि जो भारत में 1857 में जो विद्रोह हुआ था, संघर्ष हुआ था 1857 का, ये बहुत ही प्रसिद्ध विद्रोह माना गया है। इस दौरान ब्रिटिश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन थे, लेकिन अधिनियम पारित होने के समय प्रधानमंत्री का पद लॉर्ड डबी ने संभाला था। कंपनी शासन की समाप्ति। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत पर शासन था वह समाप्त हो गया, और जो देश की बागडोर थी सीधे ब्रिटिश क्राउन महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गई। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर जो शासन था भारत के ऊपर, वो हट गया था इस अधिनियम के द्वारा। और जो सीधी देश की बागडोर थी, जो इंग्लैंड की जो महारानी थी विक्टोरिया, उसने अपने हाथ में ले लिया था। और इसमें एक चीज हुआ था, वायसराय का पद भारत। इसमें क्या हुआ था, जो वायसराय का पद था, भारत के गवर्नर जनरल थे, उसका नाम बदल गया। अब क्या हो गया था, वायसराय हो गया था, जो ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधित्व था। यानी कि गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया। प्रथम जो वायसराय थे वे थे लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। देश शासन का अंत। 1784 एक्ट के द्वारा प्रारंभ की गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया। यानी कि जो दो देश शासन थी, एक थी प्रशासनिक और एक थी राजनीतिक, इन दोनों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम एक्ट था, इसके द्वारा।
भारत के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारतीय प्रशासन की देखरेख के लिए नए पद भारत का सचिव का सृजन किया गया। यानी कि जो भारत का सचिव पद है ये भी ब्रिटेन की ही देन है। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य भारतीय परिषद का गठन किया गया जिसमें 15 सदस्य थे। इसके बाद है शाही घोषणा का पठन। लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया के शाही घोषणा पत्र सुनाया था इस अधिनियम द्वारा ही। हमारा अगला अधिनियम है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब इसमें क्या होता है, भारतीयों की भागीदारी। कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की ऐतिहासिक शुरुआत की गई थी। यानी कि जो भारत के जो व्यक्ति थे उन्हें 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था इसमें जो कानूनी प्रक्रिया थी उसमें भाग लेना भारतीयों के लिए रास्ते खोल दिए गए थे। लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। इसमें थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सरदिनकर। राजा, महाराजा और सरदिनकर। और इसी में क्या हुआ था, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंट को उनकी कानूनी बनाने की शक्तियां वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को उनकी कानूनी बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। इसमें हुई थी एक विभाग की पोर्टफोलियो विभाग। इसकी जो प्रणाली थी लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में शुरू की थी। विभागीय प्रणाली बोलते हैं इसको। इन्हें वैधानिक मान्यता दी गई थी। अब इसमें एक अध्यादेश शक्ति भी थी। वायसराय को संकट काल में विधान परिषद की मंजूरी के बिना वायसराय को संकट काल में विधान परिषद की मंजूरी के बिना ही अध्यादेश जारी करने का विशेष अधिकार दिया गया। यानी कि अगर संकट काल है तो उसमें क्या करेगा, वायसराय अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। वो जिसकी जो अवधि थी वो 6 माह रखी गई थी। ये इस अधिनियम के द्वारा की गई थी। हमारा अगला अधिनियम है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें क्या हुआ था, बजट पर बहस का अधिकार। विधान परिषदों के कार्यों का विस्तार किया गया। यानी कि जो विधान परिषद का जो निर्माण किया गया था उसमें कार्यों का विस्तार किया गया। इसमें भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर चर्चा या बहस करने तथा लोकहित के मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था इस अधिनियम के द्वारा। यानी कि इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भारतीयों को बहस करने और जो मुद्दे उठाने का जो अधिकार था वो किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था, 1892 का एक्ट। और अधिकारियों की जो सीमाएं थी, भारतीय सदस्यों को परिषद में पूरक प्रश्न पूछने और बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं मिला था। इसमें क्या है कि जो भारतीय सदस्य थे वो बजट था उसमें प्रश्न नहीं पूछ सकते थे और नहीं वोटिंग कर सकते थे, वोटिंग का अधिकार था। लेकिन सिर्फ 2 ही चीज थी इसमें, या तो आप बहस कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, और जो लोग हित के मुद्दे थे उन पर प्रश्न पूछने का भारतीयों को अधिकार मिला था। हमारा अगला जो एक्ट है 1919 का भारत परिषद अधिनियम। इसे पार्लियामेंट सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 1919 का भारत परिषद अधिनियम, पार्लियामेंट सुधार अधिनियम, ये भी इसी से संबंधित है। पार्लियामेंट नामकरण इसलिए मिला क्योंकि भारत का सचिव थे लॉर्ड मार्ले और वायसराय कौन थे, लॉर्ड मिंटो। यानी कि 1909 में जो भारत के तत्कालीन सचिव थे वे थे लॉर्ड मार्ले और जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड मिंटो। इन्हीं के नाम पर इसका नाम पार्लियामेंट सुधार कहा जाता है। अब इसमें क्या हुआ था, पृथक निर्वाचन मंडल। यानी कि पृथक निर्वाचन मंडल, स्प्रेड इलेक्टोरेट, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व लागू की गई थी। यानी कि मुस्लिम जो व्यक्ति थे उनके लिए पृथक निर्वाचक व्यवस्था और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व लागू की गई थी।
इसमें ये वाला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड मिंटो को क्या कहा था, हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल विषण होगा। ये बात लॉर्ड मिंटो ने कही थी जब ये अधिनियम लागू किया गया था कि हम नाग के दांत को बो रहे हैं और इसका फल विषण होगा। यह सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक वायरस लॉर्ड मिंटो को ही माना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक वायसराय लॉर्ड मिंटो को ही माना जाता है। अब इसमें अगला पॉइंट, कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय। वायसराय की कार्यपालिका परिषद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जिन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय, वायसराय की कार्यपालिका परिषद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र सिन्हा थे, जो विधि के सदस्य बने गए। और इस अधिनियम द्वारा जो था पूरक पर्सन पूछने का अधिकार मिला। 1909 का जो अधिनियम था, इसमें भारत को जो व्यक्ति थे उन्हें भारतीय को परिषद में पूरक पर्सन और बजट पर प्रस्ताव रखने का अधिकार। हमारा अगला एक्ट है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इसे मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधार, इसका नामकरण ये भी तत्कालीन जो सचिव थे मोंटेग थे और वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि भारत के तत्कालीन सचिव थे मोंटेग और वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम से इसे मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। अब इस एक्ट द्वारा क्या हुआ था, प्रांतों में देश शासन, प्रांतों के स्तर पर, प्रांत यानी कि राज्य पर देश शासन व्यवस्था लागू की गई। प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित भागों में बांटा गया। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्तर पर देश शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित भागों में बांटा गया। प्रांतों में देश शासन का जनक किसे माना जाता है, ये थे लियोन कर्टिस। प्रांतों में देश शासन के जनक माने जाते हैं लियोन कर्टिस। अब इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन व्यवस्था शुरू हो गई। द्विशासन का मतलब है एक उच्च सदन राज्य परिषद और निम्न सदन केंद्रीय विधानमंडल। केंद्र में पहली बार 2 सदनों वाली विधायिका स्थापित की गई। 1919 का जो अधिनियम था, इसमें केंद्र में द्विशासन व्यवस्था की स्थापित की गई। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि केंद्र में द्विशासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई। यह था 1919 का भारत सरकार अधिनियम या मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अब इसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ये लोक सेवा आयोग। 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर ही केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई 1919 के अधिनियम द्वारा ही। हमारा जो अगला जो अधिनियम ये है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट अधिनियम है। इसी के आधार पर हमारी जो संविधान था उसका, यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत माना जाता है 1935 का अधिनियम। अगर हम इसकी दस्तावेज की बात करें तो भारत के वर्तमान संविधान का सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण स्रोत है। मूल रूप से इसमें 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियाँ थी जब 1935 का अधिनियम था। इसमें क्या होता, अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन, ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव इस अधिनियम द्वारा रखा गया। परंतु रियासतों के शामिल न होने के कारण यह कभी अस्तित्व में नहीं आ सका, क्योंकि जो भारत की जो रियासतें थी अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी, में एक नहीं हो सकी थी। 1947 के तह में ही उनके बाद तक ही आपस में इन्हें एक किया गया था जो रियासत थी। और इसका जो श्रेय जाता है रियासतों को एक करने को होता है सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे, उन्होंने इनको एक करने में बहुत मेहनत की थी।
यह प्रांतीय स्वायत्त है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रांतों से देश शासन प्रणाली को पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, IMP मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि प्रांतों से देश शासन प्रणाली को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और उन्हें पूर्णतः स्वायत्तता प्रदान की गई। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि किस अधिनियम द्वारा प्रांतों से देश शासन प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। केंद्र में देश शासन यानी प्रांतों से हटाकर सीधे केंद्र में देश शासन व्यवस्था लागू की गई। प्रांतों से देश शासन को हटाकर उसे केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया। इसमें दो क्वेश्चन बन गए हैं कि केंद्र में देश शासन लागू हुआ था 1935 के अधिनियम द्वारा, और प्रांतों से देश शासन जो व्यवस्था हटाई गई थी पूरी तरीके से वो 1935 अधिनियम द्वारा। शक्तियों का विभाजन। केंद्र और प्रांतों के बीच तीन सूचियों के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया। कौन कौन सी तीन जो सूची थी, एक थी संघ सूची, इसकी जो विषय थी ये थी 59 विषय। ये है केंद्र सरकार। फिर है प्रांतीय सूची, इसमें 54 विषय। यह है राज्य सरकार से संबंधित, राज्य सरकार। समवर्ती सूची, इसमें 36 विषय। इसमें केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें केंद्र व राज्य दोनों इस पर क्या करते हैं, कानून बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, फेडरल कोर्ट ऑफ RBI 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, और साथ ही 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना इस अधिनियम के द्वारा की गई। यानी कि और जब एक इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ब्रह्म का पृथक्करण। 1937 में ब्रह्मा को भारत से पूरी तरह अलग कर दिया गया था। ये भी 1935 का जो अधिनियम था उसके द्वारा ही इसे भारत से पूरी तरह से अलग किया गया था। हमारा जो अगला जो अधिनियम ये है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। यह जो एक्ट था माउंटबेटन योजना पर ही आधारित था पूरा का पूरा। यह अधिनियम लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई विभाजन योजना पर ही आधारित था। यानी कि जो 3 जून 1947 के लॉर्ड माउंटबेटन की जो योजना थी, विभाजन योजना थी, यानी कि भारत का जो विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान के, उसमें उसी पर आधारित क्या आता है क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना किस विभाजन पर आधारित थी, यानी कि भारत और पाकिस्तान पर आधारित ये एक योजना थी। या ऐसे कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान पर आधारित कौन सी योजना है, ये थी लॉर्ड माउंटबेटन योजना। इसमें 2 डोमिनियन राज्यों का जन्म हुआ है। 15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र संभू डोमिनियन बने, भारत और पाकिस्तान। 15 अगस्त को 1947 में भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और पाकिस्तान मनाता है 14 अगस्त को। गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते लॉर्ड माउंटबेटन तथा प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन तथा प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी बने थे। इसी में हम कुछ पॉइंट ऐड कर रहे हैं जो है महत्वपूर्ण गवर्नर और गवर्नर जनरल। ये पॉइंट मिस हो गए थे लेकिन हमने इन्हें बाद में ऐड करा दिया गया है। इसका जो पहला है, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था, ये सब के सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सब के जितने भी हैं 6 पॉइंट है, 5-6 पॉइंट, सब के सब इम्पोर्टेंट है। इसमें बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, ये था विलियम हेजी। इसके बाद है बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था ये कौन था, ये था वारेन हेस्टिंग। हमारा अगला पॉइंट है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था,
ये था वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। इसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। यानी कि ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होता लॉर्ड कैनिंग। अब इनको एक बार और देख लो। भारत का प्रथम गवर्नर विलियम हेजिज। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। तो ये महत्वपूर्ण गवर्नर और गवर्नर जनरल थे। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनको हमने इसलिए ऐड किया है कि जिससे आपको एक ही जगह सारे सब के सब पॉइंट मिल जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताना कि आपको अगले जो वीडियो है किस टॉपिक पर चाहिए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।